नमस्कार मित्रों, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहा हूं जिससे आज की युवा पीढ़ी और आज की 30% आबादी जूझ रही हैं। जीवन का अर्थ ढूंढ नहीं पा रहे हैं। वो लोग 30% लोग इसलिए परेशान हैं कि उन्हें कोई अर्थ नहीं मिल रहा, जिंदगी का कोई उद्देश्य नजर नहीं आ रहा। रिसर्च कहती है कि जितने भी लोग नशा कर रहे हैं उनमें से 90% लोग इसलिए नशा कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि जीवन में कोई उद्देश्य नहीं बचा हुआ, कोई अर्थ नहीं बचा हुआ। जितनी भी आत्महत्या हो रही है उनको रोका जा सकता है अगर उनके पीछे उनको जीने का मकसद दे दिया जाए, जीने का अर्थ दे दिया जाए। एंजाइटी, डिप्रेशन वाले मरीजों को ठीक किया जा सकता है 100% अगर उनको जीवन का उद्देश्य दे दिया जाए। पिछले दिनों मैं एक किताब पढ़ रहा था, मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर ई फ्रैंकल के द्वारा लिखी हुई है, जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य। विक्टर ई फ्रैंकल खुद एक न्यूरोलॉजिस्ट रहे हैं और बहुत ही बड़े साइकेट्रिस्ट, साइकोएनालिस्ट रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय नाजी समूह द्वारा कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए गए थे जो कि हिटलर के द्वारा संचालित थे। उसके अंदर एक शिविर बंदी के रूप में विक्टर ई फ्रैंकल भी वहां पर उपस्थित रहे। यह किताब, इसलिए मैं इस पर विश्वास करता हूं कि यह किताब उन्होंने बिना किसी प्रॉफिट के उद्देश्य से लिखी है, अपने व्यवसाय का प्रचार करने के उद्देश्य से उन्होंने यह किताब नहीं लिखी है। और यह किताब उनके निजी अनुभव, प्रत्यक्षदर्शी घटनाओं के साथ लिखी है। और खुद बहुत ही बड़े साइकेट्रिस्ट रहे हैं, साइकोएनालिस्ट रहे हैं, इसलिए मैं इस किताब की विश्वसनीयता पर 100% विश्वास करता हूं। मित्रों, कहानी शुरू होती है, कुछ बातें इसमें ऐसी लिखी गई हैं कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, शाश्वत सत्य हैं। उन्होंने एक नई पद्धति दी जिसे लोगोथेरेपी कहते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा क्योंकि साइकोथेरेपी के अंदर जैसे कि डीबीटी, सीबीटी और लोगोथेरेपी, कई सारी चीजें होती है, लेकिन मैं एक लोगोथेरेपी पे बात करूंगा जिसे आप नहीं जानते फिर भी कहीं ना कहीं जीवन में अपनाते हो। मित्रों, ये किताबें हो वो जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य, मैन सर्च फॉर मीनिंग। मैं कहूँगा कि 21वीं सदी के लोगों को यह किताब पढ़नी चाहिए। इस दुनिया के अंदर कुछ 4-5 किताबें ऐसी है जैसे भगवद गीता, मैन सर्च फॉर मीनिंग, एज अ मैन थिंकेट, ये दुनिया बदल सकती है। लेकिन दरअसल होता क्या है कि आज भौतिकता इतने आगे बढ़ चुकी है कि ऐसी किताबों को, इनके बीच जो छुपे हुए सार हैं उनको दबा दिया जाता है। क्योंकि अगर ये किताबें ज़्यादा प्रचलन में आ जाएगी, इनके मैसेज लोगों तक पहुंच जाएंगे, तो जो साइकेट्री डिपार्टमेंट हैं, जो मनोचिकित्सा का डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजिस्ट वाला डिपार्टमेंट है, वो बेरोजगार हो जाएगा। क्योंकि ये किताब आपको वो सब चीज़ें देती है जो ये लोग करते हैं। क्योंकि ये बिना व्यवसाय के लिखी गई किताब है। इसका उद्देश्य केवल यह है लोगों के सामने सच लाना, केवल सच लाना, बिना किसी निष्पक्षता के, तटस्थता के, केवल सच लाना, और जो अनुभव जनित किताब है। मित्रों, कहानी शुरू होती है विक्टर ई फ्रैंकल की। वो जब उनकी लगभग 20-21 साल की उम्र थी विक्टर ई फ्रैंकल की, उनके पास 2 ऑप्शन मिले उनको कि या तो माँ बाप को साथ रह लो या वहां से भाग जाओ। विक्टर ई फ्रैंकल ने एक संगमरमर के पत्थर पे हिब्रू भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उस पे लिखा हुआ था कि बेटे को माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए, अंतिम समय तक माँ बाप का साथ देना चाहिए। इसलिए वो वहां से भागे नहीं और माँ बाप के साथ रहे। इस दौरान उनको बंदी बना लिया जाता है और ऑस्विट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर उनको ले जाया जाता है। जब वो कैंप में गए तो वहां पर दुर्दशा देख के उनको एक शौक लगता है, एक सदमा लगता है। और कई सारे जो उनके साथ बंदी लाए गए तो कई सारे तो पहले ही दिन सदमे में चले गए थे, ट्रॉमा लग गया था उनको और उनकी मानसिक अवस्था वहीं से बिगड़ना शुरू हो गया था। तो विक्टर ई फ्रैंकल को जब ऑस्विट्ज कैंप पे ले जाया गया तो वहां पे 2 लाइनें तैयार की गई, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। विक्टर ई फ्रैंकल को लग रहा था कि लेफ्ट साइड वाले में जो लाइन में बंदी जा रहे हैं वो थोड़े रोग, जीर्ण शीर्ण हैं, रोगी लग रहे हैं, बूढ़े लग रहे हैं, और जो दाहिनी साइड जा रहे हैं वो थोड़े तंदुरुस्त लग रहे हैं। उनको ये पता नहीं था कि इन दोनों लाइनों का मतलब क्या है। तो विक्टर ई फ्रैंकल ने क्या किया, अपने आप को थोड़ा चुस्त दुरुस्त दिखाया, और वो चुस्त दुरुस्त दिखाया तो वहां पे जो एसएस अधिकारी होते थे, कापो होते थे और फोरमैन होते थे, उन्होंने देखा कि अच्छा बंदा हट्टा कट्टा है, स्वस्थ लग रहा है, तो उनको दाहिनी तरफ ले जाया गया। जब दूसरे दिन उनको दाहिनी तरफ ले जाया गया तो उनको एक झोपड़ी के अंदर ले जाया गया और लेफ्ट साइड वालों को कहीं और ले जाया गया, ट्रक के अंदर भर के। तो विक्टर ई फ्रैंकल अपने एक दोस्त से पूछ रहे थे, पुराने बंदी से,
कि लेफ्ट साइड वाले को कहाँ ले जाया गया है, शायद उनको मुक्त कर दिया गया हो क्योंकि बीमार हो। तो अपना दोस्त कहता है कि जो चिमनी, गैस चेंबर की जो चिमनी है, यहाँ से धुआं उठ रहा है, वहाँ से आपका दोस्त ऊपर जा रहा है, जन्नत में जा रहा है। इसका मतलब ये था, विक्टर ई फ्रैंकल ने भगवान को धन्यवाद दिया कि उनकी थोड़ी सजगता से, थोड़ी फुर्ती से, थोड़ा आत्मविश्वास से वो बच गए। भाग्य को उन्होंने धन्यवाद दिया, क्योंकि लेफ्ट साइड वालों को सबको गैस चेंबर में ले जाके जलाया जा रहा था और राइट साइड वालों को कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया। उसके बाद यात्रा शुरू होती है यातनाओं की। शिविर के अंदर इस तरह से यात्रा दी जाती थी कि यू कैन नॉट इमेजिन, आपका जो सेल्फ स्टीम है, कॉन्फिडेंस, उसको मार दिया जाता था। बंदियों को खाने के लिए कभी कभी कोई सूप मिल जाता था, कभी डबल रोटी मिल जाती तो मिल जाती, नहीं तो एक टाइम भूखा रहना पड़ता। 5-5 दिन खाना नहीं मिलता था और उनको मल ढोने का काम दिया जाता था। कई बार जब वो मल ढोते थे, विक्टर ई फ्रैंकल ने कहा है कि जब मल ढोते थे, ऊपर कुछ रख के ले जाते थे तो मल उनके सिर के ऊपर गिर जाता था, और जब उसको साफ करने की कोशिश करता कोई बंदी तो पीछे से सिपाही उनको कोड़ों से पीटता। उनको पहनने के पास जूते नहीं थे और जूते लोग चुरा लेते थे और तारों से जूते बांधते थे। पहनने को कपड़े नहीं थे, फटे पुराने कपड़े, बहुत बुरी अवस्था में वो लोग जी रहे थे और इतनी यातनाएं दी जा रही थी कि कई लोग, सामने एक तार लगी हुई थी, तार बंदी, उसमें करंट आया करता था ताकि लोग न भाग जाए, और कई लोग इसी कारण निराशा के अंदर, जिंदगी से हीन भावना के कारण आत्महत्या कर लेते। वो जो इलेक्ट्रिकल तार थे उनको छू लेते थे और मर जाते थे। विक्टर, कई सारी यातनाएं दी जाती थी आपको, मीन्स खाना नहीं दिया जाता था, टाइफस रोग हो जाता था वहाँ पे, टाइफस रोग का कोई इलाज नहीं था। नंगे पांव जब आप बर्फ पे चलते हो तो गैंग्रीन रोग हो जाता था, आपको फ्रॉस्ट बाइटिंग हो जाती थी, सी दंश हो जाता था, तो पैर काटना पड़ता, किसी का हाथ काटना पड़ता था। और जब कोई थोड़ा सा बीमार हो जाता, कहीं लगता कि बीमार हो गया, तो उसको फिर गैस चेंबर में ले जाया जाता। मीन्स जिंदगी का कुछ भी पता नहीं था उनको, ये पता नहीं था कि अगले दिन क्या होगा। उनको लगता था कि शाम को जब वो वापस आते थे काम करके, कोई ट्रैक, रेलवे के लिए ट्रैक खोद रहा है, कोई गड्ढा खोद रहा है, कोई बर्फ साफ कर रहा है, जब शाम को आते थे अपनी झोपड़ी के अंदर, झोपड़ी की अवस्था ऐसी थी कि बर्फ गिर रहा था, झोपड़ी के अंदर ही वो घास बिछी रहती थी, उसके ऊपर टॉयलेट करते थे, लेट्रिन करते थे, बदबू आया करती थी, और एक कंबल के अंदर 10-10 आदमी सोया करते थे, उस कंबल को खींचा करते थे, मीन्स फट जाता था। तो जब शाम को आते थे तो भगवान को धन्यवाद देते थे कि भगवान आज हम जीवित आ गए। उसके बाद कहानी शुरू होती है। कुछ दिनों बाद फिर उनको डको कैंप में ले जाया जाता है। डको कैंप में थोड़ी यातनाएं कम दी जाती हैं, लेकिन वही कुछ को फिर गैस चेंबर में ले जाया जाता है। तो विक्टर ई फ्रैंकल को पता नहीं था कि जिंदगी में क्या करना है, उनको बस लग रहा था कि कल मर जाएंगे, परसों मर जाएंगे। लेकिन मैं इस किताब को, चलो ये तो पूरी कहानी हो गई, मोटी मोटी कहानी हो गई, एक दिन वो मुक्त हो जाते हैं जब रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर्स आते हैं, उनको छुड़ा लेते हैं, जब अमेरिका प्रयास करता है, जीत जाते हैं, वर्ल्ड वॉर जीत जाते हैं। तो इस किताब को मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर, विक्टर ई फ्रैंकल कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर जिंदगी में कैसी भी अवस्था आए, आपके पास वो आजादी मिलती है, वो आजादी बचती है कि आपको कौन सा निर्णय लेना है। हर नकारात्मक परिस्थिति में भी आपके पास इतनी आजादी बचती है कि आप सकारात्मक निर्णय ले सको। चाहे कोई पागल भी व्यक्ति होगा ना, कितना भी साइकोटिक होगा, न्यूरोटिक होगा। वियना में हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने 12,000 मरीजों पर सर्वे किया था बंदी कैंप से फ्री होने के बाद में। उन्होंने कहा था कि इतनी तो आज़ादी बचती है व्यक्ति के पास कि कितना भी पागल हो, जब तक उसकी श्वास चल रही है, इतना तो पता रहता है उसको कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आज़ादी रहती है उसके पास कि कौन सा निर्णय लिया जा सके। और विक्टर ई फ्रैंकल एक बात और कहते हैं कि जो आपके पास, आपने जो अनुभव प्राप्त किया है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं छीन सकती। और तीसरी बात वो कहते हैं कि अगर आप बच्चों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, समाज के प्रति जिम्मेदारी लेते हो, तो आप कभी भी अपने जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये गांठ बांध लीजिएगा। एक बात और कही उन्होंने कि कई व्यक्ति सुसाइड करने जा रहे थे मेरे हॉस्पिटल में, जब मुझे दिखाने आए, मैंने उनको जीवन का अर्थ दिया, जीवन का उद्देश्य दिया कि आप किस लिए जी रहे हो, इसलिए जियो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जीवन निरर्थक है, जीवन में कुछ नहीं बचा, जीवन बेकार है, कुछ भी छोटा मोटा पर्पस ले लो जिंदगी के अंदर। वो उन्होंने किसी ने भी आत्महत्या नहीं की।
अगर उसको अनुसरण में लाए हैं। 100 में से 99 तो नहीं कि एक हो सकता है कर दे, क्योंकि वो उसको फॉलो ना करे, क्योंकि उसको लगता है, फिर भी समझाने के बाद भी कई को लगता है कि नहीं यार ये गलत कह रहा है, यही सही है, जबकि वो गलत होता है, मरीज होता है, क्योंकि वो उस वक्त इमोशंस और गुस्से के अंदर निर्णय ले लेता है। ठंडे दिमाग से सोचे, कोई पर्पस बनाए जिंदगी का, क्योंकि पर्पस आपको आशा देता है। और हमेशा किसी भी जिंदगी में हताश हो, निराश हो, हमेशा आशा की गुंजाइश बची रहती है जब तक आप जिंदा हो। विक्टर ई फ्रैंकल एक बात और कहते हैं कि मैंने कैंप के अंदर ऐसे ऐसे बंदी देखे जिनके पास कुछ भी उद्देश्य नहीं था। उनको रोज लगता था कि जीवन बेकार है, उनकी पत्नी मर गई होगी, बच्चे मर गए होंगे, हमें किस लिए जीना है। वो व्यक्ति बीमार रहने लग गए जो बिल्कुल पहले स्वस्थ थे, और धीरे धीरे बीमार रहते उनको गैस चैम्बरों में ले जाया गया, या वहीं पे दम तोड़ दिया, या किसी ने आत्महत्या कर दी। इसका मीन्स ये है कि आपकी मानसिक अवस्था आपके शारीरिक स्वास्थ्य को निर्धारित करती है। शारीरिक स्वास्थ्य अगर आपका बहुत मजबूत मानसिक स्तर है तो कतई प्रभावित नहीं कर सकती। कुछ को 1%, 2%, किसको 10% भी प्रभावित कर सकती है, लेकिन मानसिक अवस्था 100% प्रभावित करती है। और उन्होंने एक बात और कही कि मेरे पास उनकी पांडुलिपि को जला दिया गया था, मैन्युस्क्रिप्ट को जला दिया गया था। जब उनके कपड़े उतारे गए, वहां पे नंगा बंदियों को नंगा घुमाया जाता था, नंगे उनके शरीर पे कोड़े बरसाए जाते थे। तो जब उन्होंने जो कुछ उन्होंने बंदी शिविर के अंदर आते ही एक पर्पज बनाया कि मुझे यहाँ के अनुभव के बारे में लिखना है, यहाँ के मरीज कैसा सोचते हैं, यहाँ के बंदी कैसा सोचते हैं, यहाँ पर किस तरह की साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है बंदियों पे। तो उन्होंने उस कागज के अंदर लिखा, लेकिन उसको जला दिया गया, मैन्युस्क्रिप्ट को फाड़ दिया गया। वो निराश हो गए, लेकिन फिर उनको लगा एक दिन, कह रहा कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य यही है कि मैं इन अनुभवों को लोगों के सामने बता रहा हूँ, किताब में लिख रहा हूँ, ताकि लाखों लोगों को इस बारे में पता लगे। उन्होंने जीवन का पर्पस बनाया। उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे उसके साथ बाहर खाना खाना है। तो उन्होंने एक पॉजिटिविटी सोची, उन्होंने एक आस लगी, जीवन का पर्पस ढूंढा, फिर दोबारा लिखना चालू किया उन्होंने, और लिखते लिखते अपनी किताब मुकम्मल कर दी। तो उन्होंने ये कहा कि जिन बंदियों के पास कुछ आशा थी, भविष्य के प्रति कुछ सकारात्मक थे, वो बीमार नहीं पड़े और अंततः मुक्त हो गए। गैस चैम्बर की तरफ भी जाने की उनकी जरूरत नहीं पड़ी, वो बच गए। जिंदगी में कितनी भी नकारात्मक परिस्थिति हो, अगर आप उसके प्रति नजरिया बदल देते हो, चाहे कितनी भी पीड़ा हो, अगर आप उस पीड़ा को स्वीकार कर लेते हो, उस दर्द को स्वीकार और दुख को स्वीकार कर लेते हो, और उसको से भी कुछ सीखते हो, उस पीड़ा से दर्द से कुछ सीखते हो। आप सोचते हो कि ये पीड़ा जो दुख दर्द मिला है मुझे, वो मुझे मजबूत बनाने को मिला है। और फ्रेडरिक नीत्शे को बार बार उन्होंने कोट किया है। बहुत ही बड़े, मैं कह रहा हूं कि बहुत ही बड़े क्रांतिकारी फिलोसोफर हुए हैं फ्रेडरिक नीत्शे, जिन्होंने कहा कि मानव में इतनी संभावना होती है कि वो सुपर मानव बन सकता है। शोपेनहावर के बाद में फ्रेडरिक नीत्शे ने जो अस्तित्ववाद की विचारधारा है उसके बारे में, कभी मैं फ्रेडरिक नीत्शे पे भी बात करूंगा। तो फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा कि मानव के अंदर इतनी संभावना होती है कि सुपर मानव बन सकता है। फ्रेडरिक नीत्शे लास्ट में, अंत में कई सारी कहानियों पागल हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी आत्महत्या नहीं की, और मीन्स क्रांति ला दी थी फ्रेडरिक नीत्शे ने। दुनिया के क्रांतिकारी व्यक्ति माना जाता है। तो फ्रेडरिक नीत्शे को बार बार कोट किया। उन्होंने कहा कि फ्रेडरिक नीत्शे खुद कहते हैं कि व्यक्ति को जो पीड़ा और कष्ट उसी को मिलता है जो उसे सहन करने की क्षमता रखता है, लेकिन दुर्भाग्य यह होता है कि मनुष्य उस पीड़ा को स्वीकार नहीं करता। आप अगर सोचते हो कि ये पीड़ा कष्ट मुझे मिला है तो इससे भी मुझे सीखना है, और आप वहां से मजबूत बन के निकलते हो, दुनिया में जो आने वाले समय में जो चुनौतियां आपके समक्ष आती हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो फ्रेडरिक नीत्शे को उन्होंने कोट किया, शोपेनहावर को कोट किया, उन्होंने दोस्तोयेव्स्की को कोट किया, उन्होंने विक्टर ई फ्रैंकल ने, और उसके बाद मैं लोगोथेरेपी पे भी बात करूंगा। उन्होंने और कई सारे विषय पर बातें की थी मरीजों की अवस्था को लेकर। और उन्होंने एक बात यह भी कही कि जो गैस चैम्बर है ना, इंसानों ने ही बनाए हैं, और गैस चैम्बर के अंदर इजराइल शेमा का नाम लेते हुए भी जाने वाले इंसान ही थे। तो आपकी सोच का फर्क पड़ता है। एक इंसानों ने गैस चैम्बर बनाए और एक उसके अंदर जा रहे हैं, ये सोच का फर्क है। आपकी सोच आपको इंसान बना सकती है, राक्षस बना सकती है। वहां पे कुछ फोरमैन, एसएसओ अधिकारी, कोपे होते थे जो
उनके अंदर इंसानियत बची नहीं थी, वो परपीड़क थे, सैडिस्ट थे, उनको दूसरों को पीड़ा देने में मजा आता था, तो कोड़े बरसाते थे, बिना कारण के परेशान करते थे। एक बार विक्टर ई फ्रैंकल के पास उसका दोस्त कपड़े लेके आया, उन्होंने कहा कि यहाँ से भाग चलते हैं। उनको मौका भी मिला था भागने का बंदी शिविर से, लेकिन विक्टर ई फ्रैंकल ने कहा कि मैं एक बार रोगियों के पास जाकर आता हूं, क्योंकि लास्ट में विक्टर ई फ्रैंकल को डॉक्टर की जिम्मेदारी दे दी गई थी, क्योंकि किसी अधिकारी ने उनसे पूछा कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने बता दिया कि मैं डॉक्टर हूं, तो इस कारण उनको डॉक्टर की जिम्मेदारी दे दी गई थी। वहां पे सबको अलग अलग जिम्मेदारी थी, किसी को कीचड़ साफ करने की, किसी को डॉक्टर की, किसी को कपड़े धोने की, किसी को रोड साफ करने की, तो उनके पास ये जिम्मेदारी थी। तो वो एक बार रोगियों के पास जाकर आए तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। एक रोगी ने उनसे कहा कि आप जा रहे हो, तो इस बात ने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा रहा, तो अपने दोस्त को बता दिया उन्होंने कि मैं नहीं जाऊंगा। हालांकि उसके कुछ 10-20 दिन बाद वो वहां से फ्री हो गए, और फ्री होने के बाद वो वापस वियना के अंदर हॉस्पिटल के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने, हॉस्पिटल खोला, और उन्होंने एक इन्वेंशन की, लोगोथेरेपी की। सिगमंड फ्रॉइड, एडलर और युंग के बाद, जो बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं, उसके बाद विक्टर ई फ्रैंकल का बहुत बड़ा स्थान आता है। उन्होंने लोगोथेरेपी का नाम दिया, एक नई थेरेपी विकसित की। लोगोथेरेपी का मतलब होता है, लोगो मीन्स मीनिंग। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जीवन का मीनिंग दे दो, पर्पस दे दो, उसकी मानसिक अवस्था बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने सर्वे किया तो 100 में से 30% जो लोग थे जो पागल थे, वो इसलिए पागल हो गए क्योंकि उनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं था। उन्होंने एक सर्वे किया कि 100 में से 90 मरीज, 100 में से जो 100 व्यक्ति शराबी थे, उनमें रिसर्च किया कि 90 व्यक्ति इसलिए शराब पीने लग गए थे, एडिक्टेड हो गए थे, कि उनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं बचा था। इसी तरह उन्होंने कहीं सुसाइड के केस देखे, और सुसाइड के केस में भी यही निकल कर आया कि उनकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं बचा है। और एक एग्जाम्पल उन्होंने बहुत अच्छा दिया था। एक महिला थी जिसने अपने विकलांग बच्चे के साथ सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उस विकलांग बच्चे के कारण वो महिला बच गई। तो वो विक्टर ई फ्रैंकल के पास आई, तो उसने कहा कि मैं सुसाइड करने की कोशिश की थी, ज़िंदगी बहुत बेकार लग रही है, मैं मरना चाहती हूँ, आप मुझे कुछ हेल्प कर सकते हो तो करिए। तो विक्टर ई फ्रैंकल ने कहा कि आप आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप 80 साल के हो और आपके कोई बच्चे नहीं हैं और आपके मरने की बारी आने वाली है, तो आप कैसा महसूस करते हो। उस महिला ने कहा कि मुझे बेकार महसूस हो रहा है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, मेरी ज़िंदगी में कोई उद्देश्य नहीं था और मैं 80 साल की हो गई। फिर उन्होंने एक और दूसरा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप 80 साल की हो और आपने एक विकलांग बच्चे को पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, तो और आपको कैसा लग रहा है इसके बाद। महिला कहती है कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैंने बच्चे को बड़ा किया, उसको पाला, मैंने जिम्मेदारी निभाई, जीवन का अर्थ तलाश किया। फिर विक्टर ई फ्रैंकल कहते हैं कि यही जीवन में अंदर अर्थ निश्चित कर लो, कभी भी निराशा और उदासी हाथ नहीं लगेगी आपके। कई सारे एग्जाम्पल दिए उन्होंने लोगोथेरेपी के, और लोगोथेरेपी सबसे बेस्ट है। हमारे धार्मिक पुस्तकों के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि जीवन का उद्देश्य तलाश करो, चाहे भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, चाहे समाज के प्रति, चाहे बच्चों के प्रति, चाहे माँ बाप के प्रति, किसी के प्रति समर्पित हो जाओ। और आजकल के साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट ये बात नहीं बताएंगे। और लोगोथेरेपी भी कहीं ना कहीं आउटडेटेड कर दी इन लोगों ने, उसको सीबीटी का पार्ट मान लिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि भाई धंधा है, इनका बिजनेस चल पड़ा है। क्योंकि ये जो थेरेपी है बिना पैसे के इलाज करती है, अपने आप आपको सेल्फ थेरेपी की तरह काम करती है, उसको विलुप्त कर दिया गया। हालांकि इसलिए मैं कहता हूँ इस किताब को जरूर पढ़िएगा अगर आपको समय मिलता है तो। इसके मैं कुछ उद्धरण इस किताब से, ये जो मैंने फ्लैग लगा रखे हैं, मैंने सोचा था कि मैं किताब लेके ही आप लोगों को बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे किताब इतनी अच्छी लगी कि मैंने सारी बातें आपको वैसे ही बता दी बिना किताब के। हालांकि इस छोटे से वीडियो में इसको समेटा नहीं जा सकता, लेकिन ज़िंदगी का सार और किताब का सार मैंने मेरी बातों से बता दिया है। फिर भी मैं कुछ मोटे मोटे उद्धरण आपको बता देता हूँ। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने लिखी है कि जीवन में कितने भी दुख मिले आपको, कितनी भी पीड़ा मिले, आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा हुआ, जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, तब आपको अपने आप से एक सवाल करना है, जीवन में क्यों? जीवन में क्यों का उत्तर आपने ढूंढ लिया, अपने आप से सवाल कीजिए वाई, तो आपको हाउ का आंसर मिल जाएगा। अगर आप क्यों का तो उत्तर ढूंढ लेते हो तो आप कैसे को सहन कर लेते हो। लिखा है इन्होंने कि जिस व्यक्ति के पास अपने जीवन के लिए क्यों है, वो किसी भी तरह के कैसे को सहन कर सकता है।
और उन्होंने एक और बात कही कि किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में सबसे बड़ा कार्य यही है कि वो अपने जीवन के अर्थ की तलाश करे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही जो आर्थर मिलर को उन्होंने कोट किया है कि जिस व्यक्ति का स्वाभिमान हमेशा दूसरों से मिले आदर व मान पर टिका होता है उसे भावात्मक रूप से नष्ट होने में जरा भी देर नहीं लगती। इसलिए कई लोग बहुत ही गलत फहमी में जीते रहते हैं, जब उनका कोई अपमान कर देता है तो वो लोग टूट जाते हैं। इसलिए कभी दूसरों पे डिपेंडेंट मत बनना, किसी की ज़्यादा प्रशंसा, किसी की ज़्यादा बुराई से दुखी मत होना, ये बात कही है उन्होंने। और मनुष्य की आंतरिक जो शक्ति होती है वो उसे उसकी नीति से भी ऊपर ले जा सकती हैं। एक बात और कही उन्होंने कि जो बल आपके नियंत्रण से बाहर है वो आपकी एक चीज को छोड़कर आपसे बाकी सब कुछ छीन सकता है, लेकिन आपसे आपकी ये आज़ादी नहीं छीन सकती कि आप उस नकारात्मक हालात के साथ किस तरह पेश आएंगे। आपके साथ जीवन में जो हुआ उस पर आपका वश नहीं है, लेकिन आपने उस घटना के प्रति क्या अनुभव किया और उसके साथ कैसे पेश आए ये तो हमेशा ही आपके वश में रहता है। मीन्स नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन। आपकी आज्ञा के बिना, आपकी इच्छा के बिना, महात्मा गांधी ने कहा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही है कि अगर आप खुशी के पीछे भागोगे कि मुझे इस चीज़ से सुख मिलेगा, तो आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। अब अपने आप पे काम करो तब सुख मिलेगा। इसलिए तो व्यक्ति दुखी रहता है कि मैं कार ले आऊँगा फिर सुखी रहूँगा, कार आती है तो फिर दुख मिलने लगता है, फिर कहता है मेरे पास मकान आ जाए फिर सुख मिलेगा, मकान आ जाता है फिर भी सुख नहीं मिलता। तो ये कहीं ना कहीं आपको नज़रिया बदलना पड़ेगा। बहुत सारी बातें इसमें कहने को। और उन्होंने बंदी शिविर के अंदर एक बात कही कि हम सब भी इसी तरह आशा की डोर को थामे रखते हैं और आखिरी पल तक यही मानते हैं कि हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मोटा मोटा मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं इसके अंदर से। एक मनुष्य के रूप में आप किसी भी चीज़ के आदी हो सकते हो, बिल्कुल फैक्ट कहा है। आप मोबाइल के आदी हो सकते हो, आप गलत विचारों के, आप कामुकता के, आप गुस्से के, किसी भी चीज़ के आप आदी हो सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने बंदियों की आपको दशा बताई दी जिसके अंदर वही चीज़ें लिखी हुई है। बंदी जीवन में भरपेट जीवन की कमी, बहुत ही अच्छा। एक चीज़ उन्होंने लिखी कि जब बंदी शिविर के अंदर किन चीज़ों ने उनको सहारा दिया। एक तो अध्यात्म ने उनको बहुत सहारा दिया। उनको एक कागज़ का टुकड़ा मिला था जिस पे यहूदी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, उसने उनका नज़रिया बदल दिया। मीन्स भगवान आपको बुरे समय में बहुत बड़ा सहारा देता है। विश्वास रखिए भगवान पे कि जो भी होगा अच्छा होगा। और एक उन्होंने कहा कि प्रेम ही सबसे बड़ी चीज़ है, सर्वोपरि चीज़ है, दुनिया का सबसे सबसे श्रेष्ठ चीज़ एक ही है दुनिया के अंदर, वो है प्रेम। आप खुद से प्रेम करना शुरू कर दीजिए। बच्चों के प्रति प्रेम रखिए, पत्नी के प्रति प्रेम रखिए, माँ बाप के प्रति प्रेम रखिए। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत जन्नत और स्वर्ग हो जाएगी। इसलिए इन्होंने प्रेम की बात कही है। एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे कही कि जब अवसाद व दुख के कोहरों के बीच मनुष्य खुद को सकारात्मकता के साथ प्रकट न कर सके, जब अपने कष्टों को अच्छी तरह सहना ही उसकी एकमात्र नियति रह जाए, जो कि एक सम्मानजनक उपाय है, तो ऐसी दशा में वह अपने मन में बसी प्रियतमा की छवि को मनन करके संपूर्ण संतोष पा सकता है। और प्रेम के माध्यम से ही, प्रेम में ही मनुष्य की मुक्ति छिपी है। जब किसी बंदी का आंतरिक जीवन बहुत अधिक गहरा होने लगता तो वह कला और प्रकृति का भी ऐसा रस पाता जो जीवन में उसने पहले कभी नहीं पाया। उन्होंने एक वाक्य या एक घटना का वर्णन किया है कि बंदियों को जब बाहर पहाड़ की तरफ ले जाया गया कुछ पहाड़ खोदने के लिए, जब उन्होंने वहाँ पे सूरज देखा, पर्वत देखे, पहाड़ देखे, पेड़ पौधे देखे, तो एक नई ऊर्जा का उनमें संचार हो गया, एक पॉजिटिविटी मिली। इसलिए जब आप निराशा के क्षणों में हो, अवसाद में हो, आपको कुछ सूझ नहीं रहा हो, तो प्रकृति के साथ जुड़िए। आपको मोहब्बत देगी, आपको प्रेम देगी, आपको जीवन में रस भर देगी। समस्या यही होती कि इन बातों पे हम अमल नहीं करते। जब
अपने पास आ रही मौत के खिलाफ अपने आखिरी विरोध व उससे जुड़ी निराशा के बावजूद मैंने पाया कि उस गहरी उदासी के बीच भी मेरी आत्मा कहीं से झांक रही थी। मैंने पाया कि उसने सारी निराशा और निरर्थक जगत से पार का जीवन पा लिया है। अपनी आत्मा को बहुत मजबूत रखना, आत्मा को मलिन मत होने देना। मनोरंजन किस्सा गोई। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि शिविर के अंदर जब बहुत अधिक तनाव हो जाता था तो हम हास्य विनोद में बातें करते थे, उससे काफ़ी तनाव दूर होता था, चिंता दूर होती है, इसलिए हास्य विनोद रहना चाहिए। आनंद की नकारात्मक खुशी। उन्होंने कहा कि कितनी भी नकारात्मक परिस्थिति हो उसमें आनंद ढूंढना चाहिए, इसको आनंद की नकारात्मक खुशी कहते हैं। और उन्होंने एक एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम का नाम दिया, अस्तित्व का संकट। जिन व्यक्तियों में अस्तित्व का संकट होता है वो कहीं ना कहीं मानसिक रोगों से ग्रसित होते हैं, इसलिए जीवन में कुछ अर्थ निश्चित कीजिए। जीवन का अर्थ, उन्होंने बताया कि जीवन का अर्थ क्या है। जीवन का असली अर्थ यही है कि हम इसकी समस्याओं का उचित हल ढूंढने का दायित्व उठाएं और उन सभी कामों को पूरा करें जो जीवन ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए तय कर रखे हैं। जीवन का अर्थ अज्ञात व संदिग्ध नहीं हो सकता, इसे बहुत ही वास्तविक व ठोस होना चाहिए, वैसे ही जैसे जीवन के सभी कार्य वास्तविक व ठोस हैं। हर परिस्थिति अपने अनूठेपन के कारण ही सबसे अलग होती है और उस परिस्थिति द्वारा सामने रखी गई समस्या का केवल एक ही उचित हल होता है। अस्तित्व की जिम्मेदारी। जब मनुष्य को एहसास होता है कि उसका स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता तो इस तरह वो अपने अस्तित्व के लिए एक जिम्मेदारी का अनुभव करता। ऐसी जिम्मेदारी पूरी भव्यता के साथ निरंतर बनी रहती। इसलिए आप अपने आप पे गर्व कीजिए, भगवान ने आपको यहाँ पे निश्चित उद्देश्य के लिए भेजा है। आप यूनिक हो इस दुनिया के अंदर। ईश्वर का आभार कीजिए। लोगोथेरेपी पे बात आ गई, लोगोथेरेपी का चैप्टर आ गया। इसके बाद लोगोथेरेपी मीन्स भविष्य पर यानी जीवन के उस अर्थ पर केंद्रित रहती है जिसे मरीज द्वारा आने वाले समय में पूरा किया जाता है। जीवन में अर्थ पाने का यह प्रयत्न ही मनुष्य की पहली प्रेरणा बनता है, लेकिन इसे हम सहज प्रवृत्ति नहीं कह सकते। लोगोथेरेपी के अनुसार अपने जीवन का अर्थ ढूंढने का प्रयास ही मनुष्य की मूल प्रेरणा है। एक मनुष्य अपने आदर्श व मूल्य के लिए जीवित रह सकता है या फिर वो उसके लिए अपने प्राणों का त्याग कर सकता है। जीवन में कोई पीड़ा होने का अर्थ हमेशा यह नहीं होता, बहुत ही काम की बात है। जीवन में कोई पीड़ा होने का यह अर्थ हमेशा नहीं होता कि जीवन दैन्य अवस्था से गुजर रहा है। अगर वो पीड़ा खास तौर पर अस्तित्व संबंधी निराशा से जन्मी हो तो वो न्यूरोसिस का लक्षण होने के बजाय किसी मनुष्य के लिए उपलब्धि भी हो सकती है। जो चीज बद से बदतर हालात में भी इंसान का जीवन का अर्थ जानने में मदद करती है वो उसके लिए संसार की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। निश्चय के शब्द कितने विवेकपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि जिस मनुष्य के पास जीने के लिए क्यों है वो लगभग हर कैसे को सहन कर सकता है। हर किसी आदमी को उसके जीवन के संभावित अर्थ की तलाश करने की चुनौती देने में संकोच नहीं करना चाहिए। केवल ऐसा करके हम उसके आलस से बाहर निकल सकते हैं, जीवन के अर्थ को और भेज सकते हैं। टाइम पूरा होने वाला है क्योंकि 29 मिनट में रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जाती है। दरअसल हर मनुष्य को उसके जीवन का अर्थ अलग अलग होता है जो हर दिन हर घंटे के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। हर व्यक्ति के पास जीवन में कोई विशेष कार्य या मिशन होता है जिसे वो पूरा करना चाहता है। उसे न तो बदला जा सकता है और न ही कोई दूसरा कार्य उसका स्थान ले सकता है। जिंदगी बहुत ही काम की चीज। जिंदगी हर मनुष्य से सवाल करती है और वो जिंदगी को इस सवाल का जवाब तभी दे सकता है जब वो अपने जीवन के लिए जवाबदेह हो, एक ऐसा जीवन जिसकी वो जिम्मेदारी ले सकता है। मनुष्य एक जिम्मेदार प्राणी है और उसे अपने जीवन के संभावित अर्थ को पूरा करना चाहिए। अब लोगोथेरेपी के अनुसार हम जीवन की तलाश कैसे कर सकते हैं? किसी का सामना करते हुए, कोई अनुभव लेते हुए, कोई दुख के समय प्रतिक्रिया देते हुए, कोई सेवा का कार्य करते हुए, सृजन का कार्य करते हुए। इन्होंने कहा है कि पूरी बहादुरी के साथ अपनी पीड़ा को सहन करने की चुनौती लेते ही आपके जीवन का अंतिम क्षण तक के लिए अपना एक अर्थ मिल जाता है। जब पीड़ा को उसके होने के मायने मिल जाते हैं तो वो पीड़ा नहीं रहती। जैसे कुछ लोगों के लिए उस पीड़ा का अर्थ बलिदान हो जाता है। तो ये नजरिए का फर्क है। मनुष्य की प्रधान चिंता यह नहीं कि वो सुख को प्राप्त करे, वो स्वयं को पीड़ा से दूर रखे। वो तो दरअसल अपने जीवन का अर्थ पाना चाहता है। जीवन का अर्थ पाने के लिए यह कतई आवश्यक नहीं कि आपके जीवन में दुख व कष्ट होना ही चाहिए। आप वैसे भी अर्थ ढूंढ सकते हो।
और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा वीडियो हो गया है आपका अपना रामावतार नागर। बाकी 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं। जीवन मनुष्य अपने जीवन को सिर्फ जीता नहीं है बल्कि निरंतर तय करता है कि आगे का उसका जीवन, उसका अस्तित्व। विक्टर ई फ्रैंकल ने मनोरोग संबंधित एक सूत्र वाक्य दिया। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं मान सकते कि मनुष्य को आज़ादी की सोच से पूरी तरह दूर किया जा सकता है। यहाँ तक कि मनोरोगी व पागलों के मामले में भी कहीं न कहीं आज़ादी का अंश पाया जाता है, भले ही वो कितनी ही सीमित क्यों न हो। दरअसल रोगी के व्यक्तित्व के आंतरिक अंश को तो पागलपन छू तक नहीं सकता। हम लोग कह देते कि वो पागल था इसलिए उसने गलत काम कर दिया, नहीं, उसको वो इतना तो जानता है कि वो गलत कर रहा है। वो अपराध से बचने के लिए इस तरह के तर्क ढूंढता है, नहीं तो व्यक्ति को पता तो होता है कि वो कर क्या रहा है, चाहे व्यक्ति पागल हो चाहे कुछ भी हो। और उन्होंने एक चीज और कही है कि किसी भी व्यक्ति के भविष्य के बारे में हम ये तय नहीं कर सकते कि आगे उसका भविष्य कैसा होगा। कई जो व्यक्ति बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति के थे वो अच्छे हो गए, जो अच्छे थे वो राक्षस प्रवृत्ति के हो गए। उस व्यक्ति के अलावा और भगवान के अलावा कोई नहीं जानता कि वो व्यक्ति कैसा है। कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, जो आपको बाहर से अच्छा लग रहा हो, बड़ा बहुत ज्ञानी लग रहा हो सकता है वो कभी न कभी आने वाले समय में कुछ गलत आदतों में पड़ जाए, संगति में पड़ जाए। पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता। ये चीज वो खुद जानता है या ऊपर वाला जानता है। इसलिए किसी के बारे में ये आकलन करना, सोचना, दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करना, ये मूर्खता है और समय की बर्बादी है। इसलिए बचिए, क्योंकि हम व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, खुद के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे विक्टर ई फ्रैंकल यही बात कहते हैं। उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी और कही है कि मिसाल के तौर पर मनुष्यों की सजीव प्रयोगशाला जैसे उन यातना शिविरों में हमने ऐसे साथी भी देखे जो सूरों की तरफ बर्ताव करते थे, और साथ ही ऐसे साथियों को भी देखा जो सूरों की तरफ साथियों को भी देखा जिनका बर्ताव किसी संत से कम नहीं था। मनुष्य के भीतर दोनों संभावनाएं रहती हैं, उनमें कोई सी भी संभावना साकार होगी या उसकी अवस्थाओं या परिस्थितियों पर नहीं बल्कि उसके द्वारा लिए गए निर्णय पर आधारित होगी। क्या गजब की बात कही है। एक मनुष्य को आप अन्य वस्तुओं के बीच मौजूद एक और वस्तु नहीं मान सकते। वस्तुएं भले ही एक दूसरे की नीति तय करती हो, लेकिन मनुष्य निश्चित रूप से अपनी नीति स्वयं निर्धारित करता है। वह अपने पर्यावरण, वो अपनी परिस्थिति के बीच जो भी बनता है स्वयं ही बनता है। उन्होंने लोगोथेरेपी में एक ट्रेजिक ट्राइड को भी कहा है उन्होंने कि मनुष्य के अस्तित्व के पहलू हो सकते हैं पीड़ा, अपराध बोध, मृत्यु। इनमें जीवन के प्रति हर हालात में सकारात्मक भाव कैसे रखें, ये आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। मनुष्य में एक बहुत अच्छी लाइन कही कि मनुष्य में नकारात्मक पक्षों को सकारात्मक या रचनात्मक रूप देने की पूरी क्षमता होती है, कि मनुष्य को नकारात्मक पक्षों को भी सकारात्मक या रचनात्मक रूप देने की पूरी क्षमता होती है। ये बात हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए कि हम आशावाद तो किसी पे थोप नहीं सकते और नहीं किसी को इसे निभाने का आदेश दिया जा सकता है। किसी को भी मजबूरन इसे अपनाने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। आशा के साथ साथ प्रेम और विश्वास के मामले में भी यही कहा जा सकता है। ये न तो किसी से छीने जा सकते हैं, नहीं इन्हें किसी पे जबरन थोपा जा सकता है। मनुष्य अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि खुश रहने के कारण की तलाश में रहता है। इसे पाने के लिए वह किसी भी हालात में छिपे अर्थ को पहचानकर उसे साकार कर सकता है। खुशी के पीछे भागने से वह हासिल नहीं होगी, वह स्वतः आपके जीवन में आएगी। और उन्होंने एक चीज और कही है, बहुत अच्छी चीज है, कि गिव अप इट्स। एक बार जब मनुष्य को अर्थ की तलाश पूरी हो जाती है तो यह न केवल उसे खुशी देती है बल्कि उसे अपनी पीड़ा से पार जाने की क्षमता भी प्रदान करती है। एक युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक मेंशन किया उन्होंने, बेरोजगारी से संबंधित विक्षिप्तता, न्यूरोसिस, अनएम्प्लॉयमेंट न्यूरोसिस। उन्होंने कहा कि बेरोजगार जो युवा होते हैं उनको लगता है कि उनके पास रोजगार नहीं है, तो उनको जीवन का अर्थ दे दो, आप जीवन का उद्देश्य दे दो कि आप प्राइवेट जॉब कर लो
बल्कि आप पैसे मत कमाओ, आप अपने आप को बिजी रखो किसी भी काम के अंदर, लेकिन आप खाली मत बैठे रहो। इससे आपकी जो बेरोजगारी से संबंधित विक्षिप्तता है, अनएम्प्लॉयमेंट न्यूरोसिस है, वो दूर हो जाएगी। अपने आप को इंगेज रखो कुछ अच्छी किताबें पढ़ने में। उन्होंने एक उदाहरण दे दिया कि मैं कहीं बेरोजगार युवाओं से मिला जो कि मानसिक रूप से परेशान थे, विक्षिप्त थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, अखबार पढ़िए। तो धीरे धीरे उनके दिमाग से वो जो बेरोजगारी वाली जो फीलिंग थी वो चली गई और उनको जीवन का अर्थ मिल गया और वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे और अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे थे। आत्महत्या से बचाव संबंधित उन्होंने बातें कही कि जीवन में अर्थ तलाश कर लो, किसी भी व्यक्ति को जीवन का अर्थ दे दो, वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा। कई सारे एग्जाम्पल लिए उन्होंने कि जीवन का अर्थ जानने का मतलब है कि आप इस बारे में जानें कि किसी भी हालात में आपको क्या करना चाहिए। एक बार ये जान लेने के बाद आपके सामने एक अर्थ और एक उद्देश्य आ जाता है। और उन्होंने ये कहा कि हम उन लोगों के जीवन का अध्ययन करना चाहिए जिन्हें देखकर लगता है कि उन्होंने मानव जीवन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर कैसे पाए। जीवन जीना सीखिए। हमारे साथ समस्या ये है कि हम जीवन जीने से संबंधित पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जीवन जीने से संबंधित सवालों के उत्तर नहीं ढूंढ पाते, इसलिए हम परेशान हैं। इसके साथ ही उन लोगों को जीवन का भी अध्ययन करना चाहिए जिन्हें ये उत्तर नहीं मिले। और उन्होंने लोगोथेरेपी की अवधारणा में एक बात कही कि यह मानना अच्छा है कि अनुभव लेना भी उपलब्धि हासिल करने के समान एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम सदा आंतरिक जगत के बजाय बाहरी जगत पर अधिक ध्यान देते हैं। इससे हमारी इस क्रिया की भरपाई हो जाती है, इसलिए अपने आप पे ध्यान दो। इन्होंने जेरी लांग की कहानी बताई। किसी दुर्घटना में उनका गर्दन टूट गई थी, निराश हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि गर्दन टूटी है, मेरी आत्मा नहीं टूटी, मेरी श्वास नहीं टूटी, इसलिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जिंदगी में जज्बा चाहिए। प्राथमिकता केवल यही है कि हम पीड़ा देने वाली परिस्थितियों को कितनी रचनात्मकता के साथ बदलते हैं। आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है। आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि जब तक जीवन है तब तक दुख है, उसको स्वीकार कर लो और उस दुख के भी मजे लेना शुरू कर दो। कोई भी व्यक्ति कभी दुखी होगा नहीं, कभी किसी परेशानी में आएगा नहीं। मित्रों, जीवन है गुजर जाता है, ये आप तय करते हो कि आपको जीना कैसा है। मैं जो मुझे मिला वो मैं आप लोगों के बीच बांट रहा हूं। कहीं ना कहीं अगर मेरी बात से एक व्यक्ति की जीवन बदल जाता है तो ये मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ, और यही चीजें मुझे मोटिवेट रखती है। और मृत्यु के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसे जियो मानो आप दूसरी बार जी रहे हो और आपको अपने पिछले जीवन की सारी भूलों को सुधारने का अवसर मिला हो। मनुष्य की मर्यादा के बारे में उन्होंने बात की। और बस एक बात जो अंतिम है, उन्होंने कहा कि महान चीज़ों को पाना जितना दुर्लभ होता है, उनका एहसास होना भी उतना ही कठिन होता है। एथिक्स ऑफ स्पिनोजा का अंतिम वाक्य यही कहता है, हम सबको सजग होना होगा, दोहरे अर्थों में सजग होना होगा। ऑस्विट्ज़ प्रसंग के बाद हम मनुष्य को असली क्षमता को पहचान गए हैं और हिरोशिमा प्रसंग के बाद हम ये भी जान चुके हैं कि दांव पर क्या लगा है। इसलिए अपने आप को अर्थ दो। कभी भी कोई सी भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती जब तक आप न चाहो। और ये मनुष्य को मर्यादा के साथ जीवन जीना चाहिए। ये जीवन आपका है और मर्यादा और नैतिकता के साथ इस जीवन को जिए और दूसरों का भी जीवन बदलिए, तब महान बनोगे। जो भी व्यक्ति महान बना इस दुनिया के अंदर, उसने बहुत ही संघर्ष किया है और संघर्षों से निकल कर आया है। संघर्षों में टूट गया, संघर्ष से भाग गया तो महानता नहीं बनती मेरे दोस्त। तो विक्टर डी फ्रैंकल की किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग, जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य, फिर इसी तरह कभी कोई दूसरी किताब लेकर आपके बीच हाजिर होऊंगा। आपका अपना रामावतार नागर। आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत ही प्यार दिया, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी यही प्यार देंगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए। मैं बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के, बिना किसी प्रॉफिट के आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। तो आपका दायित्व बनता है कि मुझे प्रोत्साहित करें आप और मेरे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका अपना रामावतार नागर।